बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका हाव भाव कैसा था, जिस तरीके से उन्होंने सवालों को डील किया, उससे क्या कुछ समझ में आया। बातचीत करने के लिए हमारे दो साथी उपेंद्र और गुंजेश हमारे साथ हैं। सबसे पहले गुंजेश के पास चलते हैं। काफी मुखर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, नहीं क्या समझ में आया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, दो बातें। एक तो हमारी उम्मीद क्या थी प्रशांत किशोर से, और उन्होंने आज क्या किया। उन्होंने जो किया, जो दो लाइनें जो मुझे लगातार याद आ रही। एक तो उन्होंने कुम्हरार की सीट का जिक्र करते हुए कहा कि कुम्हरार से जनता ने केसीसी ना खड़े थे, जनता ने किसी और को चुन लिया, अब जनता को वो उम्मीदवार मुबारक और उम्मीदवार को जनता मुबारक। और दूसरी बात उन्होंने की, हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे थे। तो भाई, चुनाव लड़ना क्या है, ये इस सवाल का जवाब वो शायद फिर कभी आगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें। और दूसरा ये कि इस तरह से डिसओन करना कि हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे थे, या ये जनता ही, मतलब उनका अंडरटोन यही था कि ये जनता अब यही डिज़र्व करती है और ये ऐसी ही रहेगी। अब उनको ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात जो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे कि प्रशांत निराश दिखे। तो क्या प्रशांत को अब किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत है जो उनके पूरे कैंपेन को फिर से मैनेज करे, उनको रिचार्ज करे? ये इस तरह की चीज़ें अभी शुरुआती तौर पे तो यही सामने आ रही है। ठीक है उपेंद्र, आपको क्या समझ में आया? देखिए, हम लोग क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम जाते थे कि कुछ याद करके नहीं जाते थे। तो हमें डर लगता था कि आज याद करके नहीं या मास्टर जी मारेंगे। आज प्रशांत की स्थिति वही लगी। अच्छा। प्रशांत को पता था कि अब ये हमसे पूछा जाएगा संन्यास लोगे कि नहीं लोगे, वो राजनीति छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। वो तर्क देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पहले से तैयार था कि हमारे पर विस्फोट होने वाला है एक चीज़। तो उन्होंने एक चीज़ निकाली कि हम तो किसी पद पे नहीं है तो संन्यास कैसे लेंगे। ये थोड़ा हास्यास्पद था, बचकाना था ये जवाब। वही हम कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग भी नहीं जाते थे, मास्टर साहब आज क्या हुआ कि हमारी मम्मी बीमार पड़ गई, तो हम याद नहीं कर पाए। हाँ, याद नहीं कर। वैसे इनका यही था कि भाई हम कोई पद पे तो है नहीं, तो हम किस बात पे संन्यास दें, ये जो लॉजिकल नहीं लगा। दूसरा फिर बोला आज भी उन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन लगा के गए कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। क्यों बिहार छोड़ दूंगा? उन्होंने कहा कि अगर 10,000 जो जीविका दीदियों को इन्होंने बांटा है, अगर वो जिस दिन उस 10,000 को 2 लाख 6 महीने के अंदर कर देंगे तो मैं बिहार में राजनीति नहीं करूंगा, बिहार ही छोड़ दूंगा। फिर एक टर्म कंडीशन लगा के दें ताकि अब माइक उनके सामने हमेशा पड़ा रहे। वो तो उनके पास वो तो हम लोगों ने अलग से स्टोरी भी की है, आपने भी की है। उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ इस बातचीत में कि जिस तरीके से वो बैठे थे, जो उनका हाव भाव था, बॉडी लैंग्वेज था प्रशांत किशोर का, जिस तरीके से वो सवालों को ले रहे थे, जिस तरह से वो अपनी बात कर रहे थे, कितना आत्मविश्वास झलक रहा था, क्या हाव भाव था, इस पे थोड़ी सी बात। देखिए, प्रशांत बॉडी लैंग्वेज से हमको ये नहीं लग रहा था कि वो पश्चाताप के मूड में है। कहीं से उनके बॉडी लैंग्वेज से नहीं जा रहे हैं ना, नहीं। अब वही हम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं इसका, वो ये समझ रहे हैं कि अगर बिहार की जनता ने नहीं दिया तो वो पाप किया है, इसलिए हम पाप का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। जो एक तरह से आप डीपली देखेंगे तो आप वो मान रहे हैं कि वोट देना उनके पक्ष में दो तो सब स्वच्छ है, हमारे इनके पक्ष में वोट नहीं पड़ा तो पाप है, उसका प्रायश्चित करने जा रहे हैं। लेकिन उनको जिस बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए कि तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको दिखेगा कि नहीं, हार से निराश है, हताश है। तैयारी इसने की थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये 2025 की तैयारी के लिए नहीं आए हैं, ये एक ट्रेलर देंगे, 2025 में टीजर देंगे और 2030 की तैयारी के लिए आए हैं। इन्होंने साफ इसीलिए लहजे में कह दिया कि हम 5 सालों तक, आने वाले 5 सालों तक हम कहीं बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हम नहीं समझा पाए बिहार के लोगों के बीच में, बिहार की जनता को हम अपनी बातों को नहीं समझा पाए, अब हम सड़क के माध्यम से समझाएंगे, संघर्ष के रास्ते से समझाएंगे। बॉडी लैंग्वेज आपको दिखती तब है जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए रहते हैं और नहीं मिलता है तो आपको बॉडी लैंग्वेज दिखता है। संघर्ष नहीं किया है क्या? नहीं, संघर्ष किया है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। 3 साल वो रोड पे रहे। हम ये कर रहे हैं कि जो हम संघर्ष के बाद हासिल नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर हताशा और निराशा दिखती है, वो प्रशांत किशोर में नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनको पता था कि क्या परिणाम आने वाले हैं। भले वो टीवी चैनलों पे कुछ बोल लें, लेकिन वो उनको पता था कि हम उनको पता था। हाँ, 100%। मुझे मैं एक बात इसमें जोड़ना, जो वो बार बार कहते रहे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। प्रशांत जी ने गुनाह, उन्होंने अगर गुनाह नहीं किया है तो बिहार की जनता ने भी एनडीए का सरकार बनवा के कोई गुनाह नहीं किया है। जन सुराज के लोगों को, प्रशांत किशोर को ये बात अब मान लेनी चाहिए। मेरा कहना है उन्होंने गुनाह किया है।
आप किसी से भी हम आप ग्राउंड पर थे या जो हमको कमेंट्स आते थे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे हम देखते थे, लोगों को एक उम्मीद तो थी प्रशांत किशोर से। और जिस मौके पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, मैदान छोड़ देने का फैसला किया, वो उसको लाख टेक्टिकल फैसला बताते रहे, लेकिन राजनीति में इसका मतलब होता है कि आप पहले खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। प्रशांत किशोर का कौन सा नेता 3 साल सड़क पर गया? कोई और एक नेता प्रशांत किशोर की पार्टी का हो जो हम नहीं जानते, हम तो प्रशांत किशोर को ही जानते हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर जनसुराज हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते हैं तो वो अपने उन समर्थकों के साथ गुनाह कर रहे हैं, और ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है। इसके लिए वो चार्ज किए जाने चाहिए, और वो इस चार्ज से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह। आप देखिए कि उसके बाद किस तरह से प्रशांत किशोर का कैंपेन ढह सा गया। लोगों ने उनमें रुचि लेनी छोड़ दी। जो उनके समर्थक थे वो कहने लगे कि अब अगली बार प्रशांत लड़ेंगे, हम अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ से बिहार में टिके रहेंगे? क्योंकि लाख टके का सवाल यही है, पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला है। देखिए, टिके रहना और अप्रोच, हम लगातार इस क्या अप्रोच रहेगा आपके हिसाब से? क्या अप्रोच रहेगा? मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लगातार जो ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि राजनीति, अगर आप सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि आज प्रशांत किशोर ने बहुत ही तरीके से ठीक वही सारे तर्क दिए कि 10,000 रुपये बांट दिए, अब आप ये नहीं देंगे, अभी भी आप उनकी मंशा पे शक कर रहे हैं, ये आपका काउंटर नैरेटिव हो सकता है। आपका नैरेटिव क्या है? आप क्या करेंगे 5 साल? क्या इस बारे में प्रशांत ने कोई बात की? अभी तो नहीं की। अभी उन्होंने उन्होंने ये बोला कि प्रशांत किशोर ने एक बात बोली कि हम आगे का रास्ता, हमारा संघर्ष का रास्ता होगा। हमने 3 साल तक पगडंडियाँ और खाकी हमने झाड़ी है, अब हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हैं हमारे लोग वहाँ जाएंगे, हम अब सड़क का रास्ता अपनाएंगे। हमारे पास यही एक विकल्प है कि अब जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ उन्होंने ये भी बात कही कि हम इसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा पत्रकारों ने पूछा कि जिन पे आप चुनाव से पहले एलिगेशन लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ, हम छोड़े नहीं हैं मुद्दा। अगर सरकार उनको अपने कैबिनेट में शामिल करती है तो हम उनको पीछे नहीं छोड़ने वाले, हम जाएंगे। 70,000 करोड़ की जो CAG की रिपोर्ट आई है कि 70,000 करोड़ रुपए जो हिसाब किताब नहीं है सरकार के पास, हमने उसके लिए ऑलरेडी पिटीशन दायर की है। तो हम सड़क के अलावा हम संघर्ष का रास्ता तो सड़क पे अपनाएंगे ही, उसके आगे क्या होगा कोर्ट के रास्ते के जरिए हम उस पे जाएंगे। आपको लगता है कि मजबूती से टिके रहेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर का हम पहले भी कहे हैं कि प्रशांत किशोर का कोई उद्देश्य 2025 नहीं है। प्रशांत किशोर का लॉन्ग टर्म का उद्देश्य 2030 है। तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर 2030 के रोड मैप पे शुरू से ही चलते आ रहे हैं। हम अभी कहे कि उनके बॉडी लैंग्वेज से कोई नहीं कह सकता कि बहुत हताश और निराश व्यक्ति है, इतना मेहनत करके आया है, कोई नहीं कह सकता। बस वो इस आधार पे थे कि हमको काउंटर कैसे करना है, जो सामने वाला सवाल आएगा उसको कैसे काउंटर करना है, बस उसी पे अपनी पूरी शक्ति लगाए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर पत्रकारों से ही चुनाव लड़ने लगे। हाँ, बस वही। हाँ, मतलब RJD BJP छोड़ दिया और पत्रकारों के सवाल का इनकाउंटर करना, उनको उल्टा जवाब देना, उनसे एरोगेंस से बात करना, ये उन्होंने चुन लिया। क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, ये एक मैनेजर, मैंने पहले भी कहा, जब एक मैनेजर खुद सेल्समैन बनकर मार्केट में जाता है तो उसको मार्केट की फील्ड की सच्चाइयाँ पता चलती हैं कि हम एक कैबिन से तो हम सब ने डेस्क पर काम किया है और रिपोर्टर से कुछ भी डिमांड कर लेते हैं कि भैया आप ये ला दो, वो ला दो। प्रशांत किशोर को अब जाकर ग्राउंड की सच्चाई पता चली, असली हकीकत उनको इस बार समझ में आई। चुनाव का स्वाद उन्होंने इस बार चखा है। तो और ये मुझे लग रहा है कि वो अभी भी एक तरह से डिनाइल में है कि उनको कितना अंदर, कितने पैठ बनाने के लिए कितना तह में जाना है, कितनी गहराई में और उनको उतरना है। वो जब प्रशांत से ये पूछा गया कि क्या आप को बिहार को समझने में गड़बड़ी हुई, तो उनके जवाब में एक तरह का एरोगेंस था और एक तरह से वो सवाल पूछने वाले रिपोर्टर का मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ, अगर आपको ये सुनकर खुशी होती है कि मैंने गलत रीड किया तो हाँ, मैंने गलत रीड किया। और उसके बाद उन्होंने एक फिल्मी डायलॉग दिया कि मैं ये नहीं समझ पाया जो जाति के तौर पे बांटते हैं ये वो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एक अलग चीज़ है, ज़मीन की राजनीति, ज़मीन पे चुनाव जीतने की राजनीति, उसके लिए एक अलग जिगरा चाहिए। मुझे संदेह है कि प्रशांत के पास वो जिगर है। मैं और बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, देखिए, हम बोले नहीं, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि प्रशांत किशोर 2025 नहीं 2030 से वो लड़ेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत, देखिए, भारत की जनता एक ऐसी जनता है जिसको कहा जाता है कि चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं देती है, वो चुनाव हराने के लिए वोट देती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 2014 का चुनाव आप देखेंगे, 2014 के चुनाव में मोदी
लहर थी। लोगों ने कहा कि मोदी है, मोदी है, मोदी है, लेकिन उनसे ज़्यादा गुस्सा कांग्रेस पे था। इसने भ्रष्टाचार किया, हमने ये किया, हम कांग्रेस को ना वोट दें, इसलिए लोगों ने मोदी को चुना। तो यहाँ एक परसेप्शन कहा जाता है कि भारत की जो जनता है ना, वो चुनाव जिताने से ज़्यादा किसको चुनाव हराना है उस पर ज़्यादा गुस्सा है। इसका नतीजा हम बता रहे हैं, 2013 का चुनाव, दिल्ली का चुनाव सबसे अच्छा उदाहरण है। केजरीवाल पार्टी फॉर्मेशन किए, क्या आप कह सकते हैं कि ज़मीन हकीकत पे गए होंगे उनके पार्टी के कार्यकर्ता? उतने कार्यकर्ता थे कि वो दिल्ली में घूम जाए? मुझे लगता है दिल्ली का चुनाव बिहार के चुनाव से बहुत अलग है ना। नहीं, अब आसान है दिल्ली का चुनाव। अब हम आते हैं पंजाब में। अब सोचिए, पंजाब में क्या उतनी हैसियत थी उनकी, जो क्लीन स्वीप कर दिए 92 सीट। आप सोचिए, कोई सोचा भी नहीं था। हमको लग रहा है कि पंजाब के इतिहास में कोई 92 सीट नहीं लाया होगा, लेकिन उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो वही हम कह रहे हैं कि भारत की जनता जो है, चुनाव जिताने से ज़्यादा चुनाव हराने के लिए, तो इनको भी एक उम्मीद थी कि भाई गुस्सा आएगा। जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव लड़ना और ज़मीनी हकीकत पे चुनाव लड़ना अलग चीज़ होता है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर उस मूड में हैं, सोशल मीडिया वाले मूड में, जो 2014 छोड़ चुकी है बीजेपी। लेकिन हमने एक बात कही थी कि प्रशांत किशोर पक्का 2025 के लिए नहीं है, वो 2030 के लिए हैं। हाँ, अब आगे ये देखना होगा कि अब इन 5 सालों में एक सड़क का जो माध्यम कहे हैं अपनाने के लिए, वो कितने उस पर खरे उतरते हैं। क्योंकि अब वो तीसरे विकल्प के रूप में केजरीवाल भी आए थे, तीसरे विकल्प के रूप में पंजाब में भी केजरीवाल आए थे, तीसरे विकल्प के रूप में ये भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 साल में ये कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में चूंकि मैं ग्राउंड पे गया था तो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड पे देखने समझने के साथ कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार में जगह है। उनकी पार्टी और जिस नरेशन पे वो जा रहे हैं उनके लिए जगह है। अब ये तय करेगा कि वो कौन सा अप्रोच रखते हैं। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को, जैसा गुंजेश कह रहे थे कि अब वो नेता बन चुके हैं, तो उनको अपने लिए एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर खोजना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात सबसे ज़्यादा हैरानी की लग रही है उपेंद्र गुंजेश, वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि प्रशांत किशोर आएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहेंगे कि ठीक है, हमने कोशिश की, हम हार गए, कोई बात नहीं, आगे हम ये करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो निराश थे रिजल्ट को लेकर के, मुझे ऐसा ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या उन्हें लग रहा था या उनको ये बताया गया था कि उनको सीटें आने वाली हैं या उनकी सरकार बन जाएगी या वो सरकार बना लेंगे। अगर ये सब उनको लग रहा था, इसका मतलब उनको गलत मैसेजिंग की गई, गलत जानकारी दी गई। इसलिए सबसे पहले प्रशांत किशोर नेता को अब एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर खोजने की जरूरत है, जो उनको खरी खरी बात बताए। पटना में एक चीज, बस मैं आ रहा हूं आपको, पटना में मैंने ये महसूस किया कि उनके आसपास भी अब वही लोग हैं जो उनको बताते हैं कि नहीं, सब कुछ हरा है, सब कुछ अच्छा है, आप जो बोल रहे हैं उससे बहुत माहौल बन रहा है, सोशल मीडिया पे देखिए आपका रील वायरल हो रहा है। और ये एक नेता के लिए बड़ा मुश्किल चीज़ है। प्रशांत किशोर, उम्मीद करता हूँ जिन नेताओं के साथ रहे, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको प्रधानमंत्री बनाया, उनको खरी खरी बात कही होगी कि नहीं, आप 3D कैंपेन भी करिए लेकिन ज़मीन पर भी उतरिए। तो एक तो ये बात है, प्रशांत किशोर को थोड़ा सा पत्रकारों के प्रति और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके प्रति भी नरमी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पत्रकार माध्यम है, वो आपसे लड़ने नहीं आया है और ना ही वो आपसे लड़ने आया है। तो आप जनता को संबोधित कर रहे हैं। ज़मीन पर घूमते हुए मैंने ये महसूस किया कि प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार का कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बहका रहा है या छल रहा है या ये तो बेईमान है। वो ये कहते हैं कि नए हैं, इनको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप नए इससे हैं, पहले इनको देखेंगे। हाँ, अभी नया है, उनको इन्होंने समझा है। अब 5 साल में वो नयापन को ये कैसे लोगों के दिल में अपने को पुराने और बिहार के तौर पे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने जो कहा ना कि लोगों ने ये जरूर कहा कि ये नए हैं, हम देखेंगे आगे। बिल्कुल। तो वही है प्रशांत किशोर की अगली रणनीति। एक और बात कह के फिर मैं गुंजेश के पास आऊँगा। कल मेरी बात हो रही थी किसी से फ़ोन पे और उन्होंने मुझे बताया कि बिहार में प्रशांत किशोर की टीम से जो लोग टिकट लेकर के चुनाव लड़े, वो क्या सोच करके लड़े और वो कितने निराश हैं। वो ये कह रहे थे कि आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की टीम में जितने उम्मीदवार थे उनको उतने ही वोट मिले जो उन उम्मीदवार के अपने वोट थे उस विधानसभा सीट में, और उनको ये उम्मीद थी कि इतना वोट तो हमारा है ही, ये तो हमें मिलेगा ही। अब अगर पीके की पार्टी से हमें मिल जाता है तो एक बेहतरीन चुनावी प्रबंधन हम दिखा पाएंगे और प्रशांत किशोर का दिमाग मेरे पीछे लग जाए। हो सकता है कि अगली बार विधानसभा चुनाव आए तो जेडीयू और आरजेडी के लिए दे हम कि देखो हम इतने वोट पाए थे। हाँ, ये कर सके। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि इतना वोट तो मुझे आएगा ही। वो ज़्यादातर उम्मीदवारों को लग रहा था कि इतना वोट तो मेरा अपना है, इसके ऊपर प्रशांत ऐड कर देंगे अपने प्रबंधन से, अपनी बुद्धि से, जो उन्होंने चुनाव लड़ाया उससे, और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी, जिसमें वो निराश हुए। गुंजेश, फाइनल बताइए। देखिए, हम बात कर रहे थे तो प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक शब्द कहा
कि मैं पूरी विनम्रता से ये स्वीकार करता हूँ, और उसके बाद पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहीं विनम्र दिखे नहीं। अच्छा। तो ये जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको बरतना भी सार्वजनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम और आपने सुना है कि अभी तो ये नेता बना भी नहीं है और नेता हो गया है। हमने सुना है लोगों को ये कहते हुए प्रशांत किशोर के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहते अगर विनम्र हैं तो आपको दिखना भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मुझे लगता है जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो निराश हैं, निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आपके नेता अपने अंदर और आपकी पार्टी थोड़े से बदलाव करती है तो बिहार में ज़मीन है। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो लोग जन स्वराज का नेतृत्व कर रहे हैं वो कैसे आने वाले दिनों में एक्ट करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार इस मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर बातचीत करते रहें। लोकमत हिंदी देखते रहिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।